नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रकरण 2 को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा और प्रकरण 2 को समाप्त किया। आज से हम लोग प्रकरण 3 को पढ़ेंगे। तो प्रकरण 2 में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा है उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सारंगधर के विषय में लिखा, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। ठीक है। और जैनाचार्य मेरुतंग के विषय में लिखा कि इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नाम का एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया। ठीक है। हम लोगों ने देखा कि आचार्य शुक्ल हेमचंद के विषय में लिखते हैं कि गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। सोम प्रभु शूर के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने 1241 में संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नाम के गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृतिक काव्य लिखा। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रकरण 3 वीर गाथा काल, ठीक है, देश भाषा काव्य को पढ़ेंगे। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को क्या कहा? वीर गाथा काल। और यहाँ से प्रश्न बन चुका है और उसका समय क्या माना? 1050 से 1375। और ये भी कई बार टीजीटी पीजीटी, ठीक है, यहाँ तक कि हायर तक में ये सब प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग आज प्रकरण 3 देश भाषा काव्य को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और हम लोग अपना 100% देंगे, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे बीसल देवरास हो, पृथ्वी राजरास हो, आजकल मिलते हैं वे संदिग्ध हैं। ठीक है। आचार्य शुक्ल जो है, जो पृथ्वीराज रासो है, जो विशल देवरासो है, उसे संदिग्ध मान रहे हैं। ठीक है। और क्या कह रहे हैं? इसी संदिग्ध संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है। ठीक है। उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। आचार्य शुक्ल लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो उस समय प्राकृत पढ़े पंडित थे वही कविता करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, होता क्या है, जैसे मान लीजिए आज खड़ी बोली में चल रहा है मामला। ठीक है। तो आप खड़ी बोली में ना लिख रहे हो तो लोग आपको गंवारू समझ रहे हो। ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो आचार्य शुक्ल जो है व्यंग्य टाइप का कर रहे हैं कि इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय नहीं कविता करते थे। ठीक है। कविता ऐसे नहीं कि केवल खड़ी बोली में होती है, भोजपुरी में भी होती है, अवधि में लोग कविता लिखते हैं। ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि जनसाधारण की बोली में जो गीत दोहे प्रचलित चले आते रहे होंगे, तो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग या फिर कहा जाए कि जो पंडित लोग थे वो गंवारू समझते रहे होंगे, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। अब कह रहे हैं, देखिए आगे, ऐसे ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। ठीक है। आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि ऐसी कविताएं क्या है, राजसभाओं तक भी क्या पहुंच जाती रही होंगी। ठीक है। अब देखिए, राजा भोज जस मूसर चंद कहने वाले लोगों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविताएं करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। ठीक है। मतलब राजा भोज जस मूसर चंद कहने वालों के अलावा के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविताएं लिखने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं। कह रहे हैं फिर आगे, राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे। ठीक है। आचार्य शुक्ल कहना है कि जो राजसभाओं में, ठीक है, नीति श्रृंगार पर जो कविताएं सुनाई जाती थी, ठीक है, वो किस में रहती थी? दोहों में ही रहती थी। और वीर रस के पद्य छप्पय में रहते थे। ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, छप्पय और दोहा छंद के एक प्रकार है। ठीक है। जब हम देखते हैं छप्पय में, तो ये 4 रोला और 2 उल्लाला से मिलकर बनता है। ठीक है। छप्पय को जब हम देखते हैं तो 4 रोला और 2 उल्लाला से मिलकर बनता है। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। राजाश्रित कवि अपने राजाओं की शौर्य पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों की उत्साहित किया करते थे। ठीक है। अच्छा, क्या था, जैसे मान लीजिए हम ही किसी राजाश्रित कवि हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई, आप किसी के आश्रित हैं, किसी पर आश्रित हैं, तो उसके शौर्य पराक्रम का वर्णन करेंगे ही। ठीक है। अब ये हुआ ना कि जो शौर्य पराक्रम का वर्णन हो रहा था, तो ये लोग अपने वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था।
वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी और भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। ठीक है, उत्तरोत्तर भट्टाचार्यों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर-फार भी बहुत कुछ हुआ। ठीक है, मतलब देखिए एक परंपरा है, जैसे आज कुछ गीत का स्वरूप और है। ठीक है, अब जो जैसे लोक साहित्य, आज मान लीजिए लोक साहित्य गीत का स्वरूप और है, तो ये सब परंपरा से चली आती है ना, तो कुछ स्वरूप में परिवर्तन स्वाभाविक है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। अब क्या कह रहे हैं, इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया। मतलब शुक्ल जी ने पूरी बात मिला जुला के ये कह दी कि आदिकाल को क्या कहा गया, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया। मतलब आचार्य शुक्ल का मत है कि भाई मैं तो आदिकाल को क्या कहूंगा, वीर गाथा काल ही कहूंगा। अब देखिए भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। ठीक है, मतलब मान लीजिए प्यारा देश हमारा पूरा भारत है। ठीक है, हमारा प्यारा देश ये भारत है। तो आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले कहाँ से होते थे, उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार हो रहे थे। ठीक है, यहाँ से लगातार हमले हो रहे थे। अब देखिए इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता का बल वैभव का केंद्र हो रहा था। आचार्य शुक्ल ये भी रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य जब ध्वस्त हो गया, ठीक है, हर्षवर्धन के बाद जब भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव वैभव का केंद्र हो रहा था। ठीक है, कन्नौज, अजमेर, अनहलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। ठीक है, उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भाव भूभाग पर हुआ है या भूभाग में हुआ है। आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए पश्चिमी जो भाग था वही बल वैभव का केंद्र था। ठीक है, अगर आप देखिए कन्नौज, अजमेर, अनहलवाड़ा ये बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। ठीक है, और वहां की भाषा को क्या कहा जाता था, शिष्ट भाषा। ठीक है, तो इसीलिए जो कवि थे चारण आदि रचनाएं उसी भाषा में करते थे। ठीक है, और जब हम देखते हैं कि प्रारंभिक काल में जो रचनाएं हमें, जो साहित्य हमें मिलता है, ठीक है, उसका जो आविर्भाव हुआ उसी भूभाग में हुआ। ठीक है, अतः स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। ठीक है, अब देखिए सीधे हम लोग पहुंच गए काल विभाग वाला जो निर्धारण किया था शुक्ल ने शुरू में ही कि उस क्या प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक, अब उस कथन को यहाँ सोचिए, कह रहे हैं स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। ठीक है, मान लीजिए जिस भूभाग पे साहित्य रचा गया, स्वाभाविक है कि प्रिय विद्यार्थी वो वहीं की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर होगी। फिर देखिए आचार्य शुक्ल क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी। ठीक है, हर्षवर्धन के उपरांत ही जो साम्राज्य भावना थी देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे। वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकता वश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदत्त मात्र के लिए यूं ही मोल ली जाती थी। ठीक है, मतलब जो लड़ाई होती थी ना, वो उसका कोई विशेष कारण नहीं था, वो केवल शौर्य प्रदर्शन के लिए, ठीक है, शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए क्या करते थे, लड़ाई कर लेते थे। ठीक है, शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए क्या कर लेते थे, तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए लड़ाई कर लेते थे। ठीक है, बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते। ठीक है, अब देखिए आचार्य शुक्ल क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी।
देखिए अब देखिए ये कथन बन सकता है, ये कथन बन सकता है, प्रश्न आपसे पूछ ले कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। यह कथन किस विद्वान या किस साहित्यकार का है? तो आचार्य शुक्ल का है। मतलब आचार्य शुक्ल कह रहे हैं जिस जब हमारे हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ ना, ठीक है, वो लगभग 1000 ईस्वी से आविर्भाव मानते हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वो समय था ना वो लड़ाई भिड़ाई का था, ठीक है, वीरता के गौरव का समय था, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है हमसे, हमसे कहा ये जा रहा है कि महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी के लौटने के पीछे गजनी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहां से लूट मार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपुतानों पर चढ़ाइयां हुआ करती थी, ठीक है। अब देखिए आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि जब महमूद गजनवी के लौटने के पीछे माने बाद में गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहता था, ठीक है, और वहां से लूट मार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपुतानों पर चढ़ाइयां हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता है पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है, ठीक है। इन चढ़ाइयों का जो वर्णन है प्रिय विद्यार्थियों वो फारसी तवारीखों में नहीं मिलता है बल्कि कहाँ कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। अब देखिए सांभर अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था, ठीक है। सांभर की बात कर रहे हैं, सांभर अजमेर का एक चौहान राजा था जिसका नाम था दुर्लभ राज द्वितीय, मुसलमानों के साथ युद्ध में मारा गया, ठीक है। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने, ठीक है, मुसलमानों को परास्त किया था। अब जैसे आपसे पूछ ले अजमेर किसने बसाया तो अजय देव ने बसाया, ठीक है। अब देखिए क्या मामला है, अजय देव के पुत्र अर्लोराज आना के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है, ठीक है। कह रहे हैं अजय देव के पुत्र थे, ठीक है, अजय अजय देव जो है अजमेर बसाते उनके पुत्र थे अर्लोराज जिसका नाम था आना, ठीक है, आना नाम था। आना के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जहां पहुंची जहां अब आना सागर है, ठीक है। अर्लोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की, ठीक है। अर्लोराज ने क्या किया, उस सेना का जो है संहार करके क्या कर दिया, बड़ी विजय प्राप्त किया, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं। अब देखिए वहां मलेक्ष मुसलमानों का रक्त गिरा था, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, मलेक्ष मुसलमानों का रिक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अलोराज ने एक बड़ा तालाब बना दिया जो आना सागर कहलाया, ठीक है। उसको पवित्र करने के लिए भाई साहब अपवित्र हो गया था, ठीक है, क्योंकि वहां मुसलमानों का रक्त गिरा था, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं। और कह रहे हैं उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अलोराज ने एक बड़ा तालाब बना दिया, उस तालाब को आना सागर कहा गया। प्रिय विद्यार्थियों अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने यह पढ़ा कि सांबर अर्थात अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय था जो मुसलमानों के साथ युद्ध में मारा गया। हम लोगों ने देखा कि अजमेर बसाने वाले अजय देव जी हैं जो मुसलमानों को परास्त करते हैं। अजय देव ने क्या किया, अजय देव के पुत्र एक थे अर्लोराज, ठीक है, जिनका नाम आना भी है, कि इस समय मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लाकर उस स्थान पर पहुंची जहां अब आना सागर है। अर्लोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की और वहां मलिक्षों के खून गिर गए, इसलिए क्या है उस स्थान को अपवित्र माना और पवित्र करने वहां करने के लिए, ठीक है, पवित्र करने के लिए अपवित्र माना और तो फिर पवित्र करने के लिए उन्होंने क्या किया, अर्लोराज ने एक बड़ा तालाब बना दिया जो आना सागर कहलाया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, ठीक है, यहीं से प्रश्न बनेंगे। अब देखिए आना के पुत्र विग्रह राज द्वितीय, ठीक है, जो बीसल देव रासो है राजा बीसल देव उनका एक दूसरा नाम है, ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ, ये प्रश्न बन चुका है कि बीसल देव रासो का दूसरा नाम क्या है, तो विग्रह राज चतुर्थ। किसके पुत्र थे, किसके पुत्र थे, तो इनके माने विशल देव रासो के पिता क्या नाम था, पिता का नाम था अर्लोराज या इनका दूसरा नाम आना भी है, ठीक है। विकल्प में हमें अर्लोराज आना दोनों ढूंढना है, ठीक है, अर्लोराज भी हम लोगों ने इसके ऊपर पढ़ा ना, अर्लोराज अर्थात आना, ठीक है, तो हमें अर्लोराज और आना दोनों ध्यान रखना है। अब देखिए आना के पुत्र विशल देव विग्रहराज चतुर्थ के समय में
वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ाई, जिसे परास्त कर बीसल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। अब क्या हुआ, आना के जो पुत्र थे बीसल देव, जिनका दूसरा नाम विग्रह चतुर था, कि समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई। ठीक है, सेना चढ़ गई किशनगढ़ राज्य तक, जिसे परास्त कर बीसल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। ठीक है, फिर क्या हुआ, परास्त कर दिया बीसल देव रासो में, बीसल देव जब परास्त कर दिया तो उन्हें आर्यावर्त से माने भारत से निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। ठीक है, उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीसल देव के विक्रमी संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। ठीक है, ये सारी बातों का उल्लेख जो है दिल्ली अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ में जो खुदे हुए बीसल देव रासो के विक्रमी संवत 1220 के लेख हैं, उसमें ये सारी बातें मिलती हैं। अब देखिए, शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई, ठीक है, संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना ने नारौल पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। ठीक है, इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हम्मीरदेव हुए, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान के वंश परंपरा में थे। अब देखिए, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, एक नई बात पता चली हमें। ठीक है, कि महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में कौन हुए, रणथंभौर के महाराज हम्मीरदेव। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है। अब देखिए, वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्हें कई बार हराया था। ठीक है, सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए क्या करते रहे, लड़ते रहे। ठीक है, अब देखिए, राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जैसे राजा भोज की सभा में दानशीलता का उनका वर्णन कर रहे हैं खूब। ठीक है, खूब उनका जो है एकदम वर्णन कर रहे हैं, तो उससे इनको खूब लाखों रुपए मिल रहा है। तो ये जो समय था ना, अब बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अति युक्त पूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। ठीक, अब देखिए, इसीलिए वीर गाथा का नाम दिया ना आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि जैसे राजा भोज के समय का जो वर्णन था, ठीक है, वो सारी चीजें जो है अब समाप्त हो चुकी थी, कि जब हम राजा की दानशीलता का वर्णन करते हैं और लाखों रुपए पाते हैं। ठीक है, ये समय बीत गया। ठीक है, और पांडित्य का जो चमत्कार था, उस पे जो पुरस्कार मिलते थे, यह भी समय बीत गया। अब समय था कि जब लड़ाई हो रही है, आप जाके कविता पढ़िए और वीरों में उत्साह भरिए। ठीक है, इसका समय था, पराक्रम का वर्णन करिए राजा के, तब आपको जो है वही सम्मान मिलेगा। ये सारी कहानी चल रही थी। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं आचार्य शुक्ल, कह रहे हैं कि काव्य इस दशा में काव्य साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। ठीक है, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं इस दशा में काव्य साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की जो पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न था, वो कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दो रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में और प्रबंध के रूप में। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या कह रहे हैं आचार्य शुक्ल कि जो वीर गाथा था ना, उनके दो रूपों की चर्चा है। ठीक है, आचार्य शुक्ल वीर गाथा के को दो रूपों में बता रहे हैं। उनके दो रूपों में कह रहे हैं, एक मुक्तक के रूप में और एक प्रबंध के रूप में। फुटकर रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। ठीक है, अब ये प्रश्न बन सकता है कि यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे यहाँ भी था। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल के संदर्भ में, या ठीक है,
वीर गाथा काल देश भाषा काव्य के संदर्भ में मतलब यह कथन या तो पूछ लेगा किस प्रकरण में कहा, या तो पूछ लेगा यह कथन किसने कहा, तो आचार्य शुक्ल ने कहा। ठीक है, अब देखिए, किसी आचार्य की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, किसी राजा की कन्या का के रूप का संवाद पा गए, कहीं सुन लिए भाई साहब बहुत सुंदर है, ठीक है, अब दल बल के साथ चढ़ गए कन्या को लेने की, भाई अब चलिए पत्नी बनी मेरी, और प्रतिपक्षियों को पराजित कर, ठीक है, वहां लड़ाई झगड़ा कर पराजित कर, ठीक है, उस कन्या को हर के लाए, तो वीर और गौरव अभिमान का काम माना जाता था। ठीक है, अब देखिए, इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौर रूप में। ठीक है, और ये प्रश्न बनता है, प्रधान रस वीर ही था। ठीक है, मतलब अच्छा, अब देखिए विशल देव रासों में है, तो अब श्रृंगार वहां प्रधान हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि श्रृंग मतलब मिश्रण रहता था, श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था गौर रूप में, लेकिन प्रधान रस वीर ही रहता था, या अंगी रस वीर ही रहता था। अब देखिए, श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था, जहां राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहां भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई। हम्मीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया। इन इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। अब देखिए, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती थी। ठीक है, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। ठीक है, वेलट्स के रूप में, ठीक है, वेलार्ट्स के रूप में, ठीक है, जिसे वेलेट्स भी बोलते हैं लोग। अब देखिए, मतलब वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती थी। अब देखिए, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में जैसे पृथ्वीराज रासो, और वीर गीतों या वेलार्ट्स के रूप में जैसे पृथ्वी विशल देव रासो। अभी देखिए आगे लिख रहे हैं कि साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक विशल देव रासो मिलती है, यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। ठीक है, फिर आचार्य शुक्ल क्या कह रहे हैं कि समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। ठीक है, जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आला है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जो रचना आज गाई जा रही है, अब कई साल बाद क्या है, ठीक है, उसकी भाषा में मूल रूप नहीं रह सकती, वो मूल रूप में नहीं रह सकती, उसमें परिवर्तन आ ही जाएगा। ठीक है, और उसके लिए एक उदाहरण बता रहे हैं, जैसे आला कोई देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियां मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है, ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य बतलाते हैं, पर विशल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बराबर आया है, बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि किसने रासो की उत्पत्ति रसायन से मानी। ठीक है, किसने राजसूय से माना, तो गारसरतासी ने। राजयश से किसने माना, ठीक है, तो राजयश से हरप्रसाद शास्त्री ने माना। रास से नंदुलारे वाजपेयी ने माना। रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। रासव का रस मतलब रामस्वरूप चतुर्वेदी ने माना। ठीक है, इस तरह से कई विद्वानों का मत है प्रिय विद्यार्थियों। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे खुमार रासो। ठीक है, खुमार रासो आज हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम लोग आज की क्लास को समाप्त करेंगे। अब देखिए कह रहे हैं खुमार रासो। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें खुमार रासो का समय जानना हो तो सीधे जाने 9वीं सदी। ठीक है, 9वीं सदी प्रबंध काव्य। ठीक है, 9वीं सदी ये प्रबंध काव्य था। अब मामला क्या था, अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। देखिए कह रहे हैं संवत 810 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। ठीक है, मतलब खुमार नाम के जो है 3 राजा हुए। ठीक है, केवल एक नहीं 3 राजा हुए। अब देखिए, कर्नल ताड ने
इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, कर्नल टार्ड नामक विद्वान है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वे करते ये है ना कि इनको एक मान लेते हैं, तीनों को एक मान के इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन करते हैं। उनके वर्णन का सारांश यह है कि, क्या सारांश है, काल भोज बापा के पीछे खुम्मार गद्दी पर बैठा, मतलब काल भोज जिनका दूसरा नाम बापा था के पीछे मतलब बाद में कौन गद्दी पर बैठा, तो खुम्मार गद्दी पर बैठा, जिसका नाम केवल जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है। और खुम्मार का नाम किस में प्रसिद्ध है, मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है। और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। ठीक है, और जिसके समय क्या हुआ, बगदाद के खलीफा थे अलमामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुम्मार की सहायता से बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, जब बगदाद के खलीफा अलमामू ने चित्तौड़ की चढ़ाई की तो हुआ ये, खुम्मार की सहायता के लिए बहुत से राजा आए, बहुत से राजा ने सहयोग किया और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुम्मार ने 24 युद्ध किए, और ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि खुम्मार ने कुल कितने युद्ध किए, तो 24 युद्ध किए। और विक्रमी संवत 869 से, ठीक है, 869 से 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि ने रचित खुमान रासों के आधार पर लिखा जान पड़ता है। और देखिए प्रश्न पूछता है कि खुनवान रासों की रचयिता किसने किया, तो दलपत विजय नामक कवि ने किया। ठीक है, ये प्रश्न बनकर आता है। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, ये प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए, पर इस समय खुमान रासों की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है, और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। ठीक है, कालभोज बापा से लेकर तीसरे खुम्मान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। कालभोज बापा, खुम्मान, मत्तट, भर्तीपट, सिंह खुम्मान दूसरा, महायाक खुम्मान तीसरा। कालभोज का समय विक्रम संवत, ठीक है, 791 से 810 तक है। ठीक है, 810 तक है। और तीसरे खुम्मान के उत्तराधिकारी भरतिपट दूसरे के समय के दो शिलालेख विक्रम संवत 999 और 1000 के मिले हैं। अतएव इन 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुम्मानों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। अब देखिए आचार्य शुक्ल ने कहा ना कि 3 खुम्मान हुए। ठीक है, चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। ठीक है, और इनका जो 190 वर्षों का औसत था, ठीक है, इतिहास था, उनका समय आचार्य शुक्ल बांटते हुए ये बताते हैं, अनुमानतः बताते हैं कि खुमान पहला का समय क्या है, विक्रम संवत 810 से 855। ठीक है, कुल 55 वर्ष इसका समय है। ठीक है, अब देखिए खुमान दूसरा का समय देखें हम, तो 870 से 900, मतलब कुल 30 वर्षों का समय है। ठीक है, अगर हम खुमार तीसरा का समय देखें तो 965 से लेकर 990 तक, अर्थात प्रिय विद्यार्थियों 25 वर्ष का। ठीक है, अब देखिए, लेकिन इन सबको जोड़ते हैं तो क्या 190 आता है, 190 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि आगे क्या कह रहे हैं, अब्बासिया वंश का अलमामू विक्रमी संवत 870 से 690 तक खलीफा रहा। ठीक है, कह रहे हैं अब्बासिया वंश का अलमामू विक्रमी संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय, ठीक है, इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी, और उधर से राजपूताने पर मुसलमानों की चढ़ैया होने लगी थी। अब देखिए कह रहे हैं कि जो अब्बासिया वंश का अलमामू था, ठीक है, जो विक्रमी संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा, इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय प्राप्त कर ली थी, और क्या हुआ फिर, और उधर से राजपूताने मुसलमानों की चढ़ाइया होने लगी थी। अतएव यदि खुम्मार से अलमामू की सेना की लड़ाई हुई होगी, ठीक है, अब आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि अगर खुमार से अलमामू की सेना की लड़ाई हुई होगी तो उसी के नाम पर खुमार रासों की रचना हुई है। ठीक है, यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है,
उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब तक मिलता है वह उसे विक्रमी संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जैसे हमसे पूछ ले किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो खुमार रासो में। ठीक है, खुमार रासो में। और देखिए फिर आगे क्या है, शिव सिंह सरोज के कथनानुसार एक अज्ञात नामा भाट ने खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था। ठीक है, शिव सिंह सरोज का ग्रंथ है, शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। उसके कथनानुसार क्या है, एक अज्ञात नामा भाट ने खुमान रासो नाम का एक काव्य ग्रंथ लिखा था, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन है। यह कहा नहीं जा सकता कि दलपत विजय असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का। ठीक है, ये आचार्य शुक्ल कह रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा संदिग्धता व्यक्त कर रहे हैं कि यह एकदम स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि खुमान रासो को दलपत विजय नामक कवि नहीं लिखा। ठीक है, या फिर उसके पहले परिशिष्ट का वो लेखक था। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, और कल हम लोग विशल देव रासु को पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे। एक ही टॉपिक को पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए पंक्ति से प्रश्न है कि सूनी सेज डरावन लागे बिरहा आगिन मोही डस डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं, तो अमीर खुसरो की हैं। अब देखिए हम लोगों ने कल जो ग्रंथ पढ़ा था प्रकरण 2 में सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन ग्रंथ किसका है, तो ये है तो हेमचंद का कैसा है, व्याकरण ग्रंथ है। अब देखिए कितनी जगह पूछा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम, तो पहले सहरपा, फिर लुइपा, पुष्पदंत और अजयमान। ठीक है, अब देखिए हमसे पंक्ति से प्रश्न है और उसकी विषय वस्तु से प्रश्न है। अब देखिए कह रहे हैं यंद्री का लड़बड़ा, जिम्बा का फुहड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सत पुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो वो क्या हो, संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। ठीक है, माने यंद्री का लड़बड़ा, जिम्बा का फुहड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। माने गोरखनाथ जी कहते हैं कि सच्चा साधक वही है संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। ठीक है, अब देखिए आचार्य शुक्ल से प्रश्न है, सीधे पूछ रहे हैं कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह विचार आया कथन किसका है, तो आचार्य शुक्ल का है। प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य शुक्ल ये कह रहे हैं कि ना किस जो सिद्ध है और नाथ है उनकी जो रचना है ना, वो ऐसा नहीं कि मनुष्य के जीवन के स्वाभाविक अनुभूति और दशा से संबंधित है, वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, उसको कहते हैं आचार्य शुक्ल। और कहते हैं कि अतः ये शुद्ध साहित्य की खोज में नहीं आ सकते। अब देखिए पहेली से प्रश्न है, क्या कह रहे हैं, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा दहरी का नासूर। ठीक है, इश्क भरा है देख ले जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा दहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली का अभिप्राय क्या है, तो कुआं है। क्या अभिप्राय है, कुआं है। अब देखिए सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटी अधेरी रतिया। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी है, तो अमीर खुसरो की। अब देखिए पुनः सूक्त से प्रश्न। ठीक है, अब देखिए अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चले आ रहे थे। ठीक है, अब देखिए अब ये आचार्य शुक्ल से सीधे प्रश्न है, कथन किसका है, तो आचार्य शुक्ल का। अब देखिए रासो काव्य जो नरपति नाल द्वारा रचित है उसका नाम क्या है, तो बीसल देव रासो। बीसल देव रासो नरपति नाल ने लिखा। ठीक है, बीसल देव रासो का दूसरा नाम क्या था, तो विग्रह राज चतुर था। इनके पिता का नाम अरोराज या आना था। ठीक है, अब देखिए नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है, तो रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आग थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। उपयुक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। अब देखिए हमसे अगला प्रश्न यूपी टीजीटी 2002 की परीक्षा में पूछा गया, हमसे पूछा गया प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है,
कि सहजयान के प्रवर्तक कौन है, तो सहजयान के प्रवर्तक सहरपा हैं। हमसे यूपी टीजीटी 2002 में पूछा गया कि संदेश रासक के रचयिता कौन है, तो अब्दुल रहमान है। ठीक है। पृथ्वी विद्यापति की वह रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। अब देखिए ये प्रश्न पीजीटी 3 में भी रिपीट हुआ, पीजीटी टीजीटी 3 में भी रिपीट हुआ। ठीक है। कीर्ति पताका जो रचना है विद्यापति की, वह रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। अब देखिए आत्मबोध किसकी रचना है, यूपी टीजीटी 2003 में प्रश्न बना, गोरखनाथ की है। ठीक है। अब देखिए जीआईसी पीजीटी 2015 में प्रश्न बना और यूपी पीजीटी 2009 में प्रश्न बना, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है, तो विद्यापति की है। ठीक है। अब देखिए बौद्धगान और दुहा का संपादन किसने किया, विद्यार्थी हर प्रसाद शास्त्री ने किया। और यह प्रश्न देखिए शुक्ल से सीधे पूछा है। ठीक है। अब देखिए सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहते हैं संध्या भाषा, ये भी शुक्ल से। अब देखिए रासो काव्य जिनका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस विशल देव रासो, ये भी शुक्ल से प्रश्न है। अब देखिए आलखंड का दूसरा नाम है, यूपी टीजीटी 1 और 3 में रिपीट हुआ, परमाल रासो है। ठीक है। अब देखिए परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। ठीक है। हम लोगों ने आज ही देखा जगनीक को। ठीक है। अब देखिए अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि न बसायो सुसरी की जो इंदो भाल, इस दोहे के रचनाकार कौन है, तो रहीम दास है। ठीक है। भक्ति काल की रचना इसमें आ गई। अब देखिए पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा, तो राजा मुंज को कहा, टीजीटी 2003 में पूछा गया। हालती कन्हैया रचना किसकी है, पीजीटी टीजीटी 2003 में पूछा गया, तो अमीर खुसरो की है। ठीक है। आदिकाल में प्रधानता रही तो रासो ग्रंथ की। ठीक है। अब देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं। ठीक है। कीर्तिलता के संदर्भ में नेट की परीक्षा में प्रश्न आया कि 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं मुसलमानों सामंतों शहरों सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन हुआ है किसमें, तो कीर्तिलता में। ठीक है। 14वीं 15वीं शताब्दी के जो हिंदू हैं मुसलमान हैं सामंत हैं शहरों सेना के सिपाहियों लड़ाई का जीवन तथा वर्णन किसमें हुआ है, तो कीर्तिलता में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। अब देखिए बीसल देवरासो की शैली क्या है, गेय पद शैली है। लोक गेय शैली किसकी है, तो परमाल रासो की है। अब देखिए जय मैन जस चंडिका के रचयिता का नाम क्या है, तो मधुकर कवि है। भविष्यत कहा कि रचनाकार कौन है, तो धनपाल है। ठीक है। जीआईसी 2017 में, यूपीटीए 2005 में पूछा गया। अब देखिए विद्यापति के ग्रंथों की कुल संख्या टीजीटी 9 में पूछा गया 16 है। अब देखिए कहीं 14 मिलता है, कहीं 15 मिलता है, कहीं 16 मिलता है और ये डाउट में है। ठीक है। तो मैं इसे खोज के आपको बताऊंगा। ठीक है। अब देखिए श्रृंगार काव्य है बीसल देवरासु, पुष्पदंत की रचना नहीं है पौमचरीव। ठीक है। पुष्पदंत की कौन सी रचना नहीं है, पौमचरीव। किसकी है, तो स्वयंभू की है। सहरपा का संबंध किससे है, सिद्ध साहित्य से है। अब देखिए यूपी टीजीटी द्वारा 11 का प्रश्न है, शिलांकित कृत है राउर बेल है। साल भर सूर्य का दूसरा नाम क्या है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास है। ठीक है। मतलब सारभद्र सूर्य की रचना का क्या नाम है, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास है। अमीर खुसरो जाने जाते थे तूतीय हिंद के नाम से। ठीक है। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है, तो जिन दत्त सूर्य, हमसे पूछा टीजीटी 2013 में। टीजीटी 2013 में हमसे यह भी पूछा कि वह कवि जिसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। अब देखिए वह कवि जिसको अभिनव जयदेव कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। व्याकरण ग्रंथ रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण है। प्रबंध चिंतामणि, अब देखिए ये भी शुक्ल से, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है तो मेरुतुंग। ठीक है। अब देखिए आगे आगे पंक्ति से प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि आगम वेद पुराणे पंडित मान बहंती पक श्रीफल अली या जिमी बाहरेती भ्रमंती, ये किसकी पंक्ति है, तो कर्णपा की पंक्ति है। रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है, तो पहले स्वयंभू पुष्पदन दयमार फिर हेमचंद। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कथन है, पूछा गया हमसे यूजी नेट 2016 में कि डिंगल कवियों की वीर गाथा है, निर्गुण संतों की वानिया, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैदिक भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छह धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ठीक। आप ऐसे स्वाभाविक विकास इनके में आता है, जैसे ये क्या है भक्ति काल
कि उदय के संदर्भ क्या कहते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। आप ये स्वाभाविक विकास इसे सही कर सकते हैं, ठीक है। कुंडलियों के उद्बुद्ध होने पर जो स्फुट होता है उसे क्या कहते हैं, नाद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा प्रश्न अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, किसका, मेरुतंग का है। रणमंच छंद किसका है, ठीक है, श्रीधर का। जयचंद्र प्रकाश भटकेदार का। जय मयंक जयचंद्र का मधुकर कवि का है, ठीक है। अब देखिए हमसे कहना है कवि विद्यापति की रचना है पुरुष परीक्षा, ठीक है। कल हम लोगों ने पूछा था और देखिए आज प्रश्न बनकर आ गया, पुरुष परीक्षा किसकी रचना है, तो विद्यापति का है, ठीक है। देखिए पति की हमेशा परीक्षा ली जाती है, पति का हमेशा परीक्षा लिया जाता है। अब देखिए वह विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है, मतलब कौन अप्रामाणिक नहीं मानता, हमसे यही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए प्रामाणिक में हम लोगों ने ठीक पढ़ा था मिसमोख, ठीक है। तो मिसमोख में मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या आते हैं जो प्रामाणिक मानते हैं, हमारा सही होगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अवहट भाषा की रचना कौन सी है, कीर्तिलता है। आदिकाल में अब्दुल रहमान ने अवहट भाषा में रचना की है, ठीक है। वीर गाथा काल नाम से भी जाना जाता है आदिकाल। अब देखिए शुक्ल से प्रश्न है, ठीक है। आदिकाल जो है उसी को वीर गाथा काल कहते हैं। अब देखिए वर्षा ऋतु में गाया जाता है आल्हा। वीर रचनाकार जिनकी भाषा संधा भाषा, देखिए बौद्ध जो सिद्ध थे उनका। अब देखिए परमाद रासो की पंक्ति से प्रश्न है नेट में, क्या कह रहे हैं, 12 बरस लो कुंकर जिए, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किस रासो काव्य की है, तो परमाल रासो की है। किस लेखक की है, तो जगनी की है, ठीक है। कवि की है तो जगनी की है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया है, तो डिंगल भाषा का, ठीक है। यूजीसी ने 2008 में। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं शब्दानुशासन किसका ग्रंथ है, शुक्ल से सीधे प्रश्न, हेमचंद का। खाली बारी रचना अमीर खुसरो की। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा। राउर वेल तो इतनी बार परीक्षाओं में पूछा ना, रोदा कवि का है, ठीक है। रासो की उत्पत्ति रसायन से, आज ही हम लोगों ने पढ़ा और देखिए ये परीक्षा कितनी बार शुक्ल से पूछा गया, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी जून 11 में राजस्थान में, ठीक है। अब देखिए आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो हम देखते हैं कि भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, स्थूल भद्र रास, ठीक है। फिर क्या है, उसके बाद फिर है नीमिनाथ राज। अब से भरतेश्वर बाहुबली रास कब लिखा गया, तो 1184 में लिखा गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, स्थूल भद्र रास, ठीक है। स्थूल भद्र रास कब लिखा गया, तो ये 1209 में लिखा गया। स्थूल भद्र रास 1209 में किसका है, जिन धर्म सूरी का है, ठीक है। जिनसु जिन्स हाँ, तो स्थूल भद्र रास किसका है, तो ये जिन धर्म सूरी का है, ठीक है। अब देखिए 1209 में लिखा गया। नेमिनाथ राज की बात करें विद्यार्थी तो 1213 में लिखा गया। अब संगीत रत्नाकर का हमें नहीं पता है, ठीक है। उस आधार पर हम लोगों ने प्रश्न को सही कर लिया। अब देखिए अगला प्रश्न से क्या कह रहे हैं, पौमचरीव रचना है स्वयंभू की, ठीक है। पौमचरीव रचना किसकी है, स्वयंभू की है। 10वीं शताब्दी के कवि थे, हम लोगों ने कहा था कि ये परीक्षा में पूछा गया, कैंसिल वाले में 2012 में भी आया, ठीक है। पुष्पदंत 10वीं, दंत 10वीं। दोहा कुश रचना है किसकी, सहरपा की है। अब देखिए दोहा कुश रचना सहरपा की है। और शुक्ल से प्रश्न है, ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश में, यूजीसी नेट में, डी ट्रिपल एस पीजीटी में। अब देखिए हमसे पूछ रहा है जो गद्य ग्रंथ है उनका रचनाओं का सही अनुक्रम। अब कुवलय माला का था 9वीं में है, राउरवेल 10वीं में है, उक्त प्रकरण 12वीं में है प्रिय विद्यार्थियों, और रत्नाकर 14वीं में है, ठीक है। सहरपा का संबंध है तो सीधे साहित्य से है। अपभ्रंश का मुख्य छंद दो, हम लोगों ने याद किया था दो, मतलब दोहा अपभ्रंश, ठीक है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो जोइंदू, इनका दूसरा नाम योगिंद्र है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव, धन्यवाद।